चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, एक बार हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आखिर हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। तो बेटा हमने अब तक इस चैप्टर में विलेयता पढ़ लिया है, हेनरी के नियम भी पढ़े, वाष्प दाब क्या होता है वो देखा, उसके ऊपर राउल के नियम के बारे में पढ़ा, फिर आदर्श अनादर्श विलयन बहुत मज़ेदार था, फिर अणु संख्या गुण हमने शुरू किया और अणु संख्या गुण के अंदर हमने देखा कि चाय के मुकाबले पानी के मुकाबले चाय का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर यहाँ हमने देखा था पानी के मुकाबले आइसक्रीम का हिमांक कम होता है। और आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में हम परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो क्लास होगा बेटा इसमें हम परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फिर कि आखिर परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो चलो कहानी को बढ़ाते हैं आगे। तो अणु संख्या गुण में क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब के बारे में। तो चलो यहां आते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आप बताइए आपको क्या पता है परासरण के बारे में। बेटा परासरण जिसे हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं, परासरण को ऑस्मोसिस और परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो अब तुम मुझे बताओ आपको क्या पता है परासरण के बारे में या परासरण दाब के बारे में। पहले तो बात करते हैं परासरण की। परासरण क्या होता है इसके बारे में हम लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में 10th में थोड़ा बहुत आपको बताया गया है परासरण के बारे में। ओके, तो अब आखिर परासरण होता क्या है। मैं जब भी किसी बच्चे से प्रश्न पूछता हूं, मैं जब भी किसी बच्चे से यह पूछता हूं कि परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो वो एक दो बच्चे तो आंसर बता देते हैं, पर बहुत सारे बच्चे टूटे फूटे आंसर बताते हैं। मतलब उनके जो आंसर होते हैं उनमें छोटी मोटी कुछ गलतियां होती हैं। आमतौर पर जब भी कोई ये पूछ देता है कि परासरण क्या होता है, तो दो कंफ्यूजन अक्सर बच्चों के दिमाग में रहता है। मैं आप सबको नहीं जानता, मैं आपको सामने देख नहीं पा रहा हूं, बस मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी हो, पर देखना मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में दो तरह का कंफ्यूजन रहता है। आखिर परासरण है क्या। तो दो कंफ्यूजन क्या, पहला कंफ्यूजन कि आखिर मूवमेंट किस चीज का होता है, विलेय का कि विलायक का। यह एक कंफ्यूजन होता है। जब भी मैं परासरण के बारे में पूछता हूं तो दो कंफ्यूजन अक्सर बच्चों के दिमाग में होता है। पहला कि भाई गति कौन करता है, कौन मूव करता है, किसका मूवमेंट होता है, विलेय का या विलायक का, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का। और दूसरा कंफ्यूजन यह होता है कि कहां से कहां कम सांद्रता वाले विलयन से ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की तरफ मूवमेंट होता है कि ज्यादा से कम की तरफ। तो ये दो परेशानियां अक्सर बच्चों के दिमाग में रहता है। अगर आपको इसमें डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं जब फिजिकल क्लास लेता हूं मैं देख पाता हूं कि बच्चों में अक्सर ये दो कंफ्यूजन रहता है। तो बेटा आप भी अगर कंफ्यूज हैं परासरण को लेकर के या ऑस्मोसिस को लेकर के, तो कंफ्यूजन होने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपने परासरण का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझा है, आपने सिर्फ परिभाषा याद कर ली है। तो अगर आप एक बार समझ गए ना कि परासरण होता क्यों है, क्या होता है नहीं, क्या होता है तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आप यह समझ गए ना कि आखिर परासरण होता क्यों है और कब तक होगा और कैसे होगा, अगर आप ये समझ गए तो अपने आप परासरण का जो परिभाषा है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो हम बात करेंगे इस बारे में कि परासरण होता कब है, दूसरा क्यों होता है और तीसरा कब तक होता है। अगर आप ये समझ गए तो परासरण का परिभाषा तो आप समझ ही जाएंगे। चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा परासरण कब और कैसे होता है और कब तक होता है। समझने के लिए मैंने क्या किया है, इसको पहले हटा देते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं। मैंने यहां पर नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, उसको जरा ऊपर मैं चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक मिनट, तो चलो समझते हैं बेटा। हाँ जी चलो समझते हैं परासरण क्या होता है। उसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना यहां पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, इस बर्तन के बीच में मैंने एक पार्टीशन कर दिया, एक बॉर्डर बना दिया।
ये देखो मैंने एक पार्टीशन कर दिया, और मैंने जो पार्टीशन किया है बेटा, उसमें देख सकते हो छोटे छोटे होल हैं, छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, पोर्स बने हुए हैं। तो यहां पर छोटे छोटे पोर्स बने हुए, इस बीच में जो मैंने पार्टीशन लिया है, यहां बीच में मैंने जो पार्टीशन लिया है, इसमें छोटे छोटे होल बने हुए हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ बराबर मात्रा में, दोनों तरफ मैंने बराबर मात्रा में पानी ले लिया, वाटर ले लिया, और अब मैं क्या करूंगा, इसमें मिला दूंगा कोई भी एक विले, कोई भी एक सॉल्यूट। मान लो मैंने इसमें शक्कर मिला दिया। ये देखो बेटा, ये शक्कर के अणु है, ये शक्कर के अणु है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये एक मिनट, ये शक्कर के अणु है। इस तरफ भी मैंने शक्कर डाल दिया है, इस तरफ भी मैंने शक्कर डाल दिया है। बस फर्क इतना है कि एक तरफ शक्कर की क्वांटिटी यानी शक्कर की मात्रा कम है, एक तरफ शक्कर ज्यादा है। तो आप कहेंगे एक तरफ कम सांद्र विलयन है। ये जो विलयन है बेटा, इसकी सांद्रता कम है, ये जो विलयन है इसकी सांद्रता कम है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसका, इस वाले का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता कम है, लेस है, कॉन्सेंट्रेशन लेस है, और इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यानी कि सांद्रता ज्यादा है। इस तरफ शक्कर कम है, इस तरफ शक्कर ज्यादा है, इधर सांद्रता कम है, इस तरफ सांद्रता ज्यादा है। यहां का पानी कम मीठा है, यहां का पानी ज्यादा मीठा है। अच्छा जी, अब सुनना क्या होगा, ये जो बीच में आपने पार्टीशन लिया है बेटा, उस पार्टीशन में आप देख सकते हैं छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, जिसके कारण अब ये दोनों विलयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, एक दूसरे के संपर्क में आ गए। अब देखना इससे होगा क्या। आपको कक्षा 11वीं में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक। आपको याद है बेटा, थर्मोडायनेमिक में एक लॉ था, जीरोथ लॉ। आपको याद है इस लॉ में क्या पढ़ाया गया था, याद दिलाऊं। यहां देखना, असल में इस लॉ को जरा समझना। मान लो आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है जिसका तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस मान लो, और एक और लोहे का टुकड़ा है जिसका तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है। और अब देख सकते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा थोड़ा ठंडा है ना, एक लोहे का टुकड़ा थोड़ा ठंडा है और एक लोहे का टुकड़ा गर्म है। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इन दोनों लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ दूंगा। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इन दोनों लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, जो लोहा थोड़ा ठंडा था, अब वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, और जो लोहा गर्म था वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। यानी कि अपने आप यहां पर क्या हुआ, ऊष्मा यानी कि हीट ज्यादा तापमान वाले ठोस से कम तापमान वाले ठोस की तरफ आता है। ऊष्मा यानी कि ऊर्जा ज्यादा तापमान वाले ठोस से कम तापमान वाले ठोस की तरफ आएगा। और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक दोनों ठोस का तापमान बराबर ना हो जाए, यानी दोनों ठोस का जो तापमान है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत ऊर्जा बाहर भी निकलेगा, पर इस वक्त मैं बाहर निकलने वाले ऊर्जा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बात कर रहा हूं कि इन्होंने आपस में क्या किया। तो अगर ये दोनों लोहे के टुकड़े अलग अलग होते, दूर दूर होते, तो इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। पर जैसे ही आपने इनको जोड़ दिया, तो जोड़ते ही वो दोनों जो लोहे के टुकड़े थे, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि दोनों का तापमान कुछ देर के बाद एक जैसा हो गया। तो यही लॉजिक अब यहां पर लगता है। अगर बीच में आपने जो पार्टीशन लिया है, अगर वो परमानेंट पार्टीशन होता, अगर इसमें छोटे छोटे छेद नहीं होते, तो बेटा दोनों विलयन को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। पर क्योंकि आपने एक ऐसा बीच में पार्टीशन लिया है जिसमें छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, तो इसका यह मतलब है कि अब दोनों विलयन एक दूसरे के संपर्क में आ गए, कांटेक्ट में आ गए। अब क्योंकि दोनों विलयन एक दूसरे के संपर्क में आ गए और दोनों विलयन का सांद्रता बराबर नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो अब ये दोनों विलयन सोच रहे हैं कि चलो कुछ ऐसा करें कि दोनों तरफ
विलयन की सांद्रता एक जैसी हो जाए, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं। तो अब ये दोनों विलयन ये सोच रहे हैं कि चलिए कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों तरफ का जो सांद्रता है वो एक जैसा हो जाए। और ऐसा करने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, सुनना बेटा, अब ये दोनों क्या करेंगे तो अब मुझे आप एक बात बताओ, दोनों तरफ शक्कर की मात्रा अलग अलग है, दोनों तरफ विलय की मात्रा अलग अलग है, तो दोनों तरफ सांद्रता अलग है, दोनों तरफ सांद्रता अलग है, यानी कि दोनों तरफ पानी एक जैसा मीठा नहीं है, दोनों तरफ पानी एक जैसा मीठा नहीं है। तो अब ये दोनों विलयन आखिर ऐसा क्या करेंगे कि दोनों तरफ सांद्रता एक जैसा हो जाए, दोनों तरफ का जो पानी है वो एक जैसा मीठा हो जाए। क्या होने वाला है, सुनना, यहां पर दोनों तरफ सांद्रता एक जैसा करने के लिए, यानी दोनों तरफ पानी का मिठास एक जैसा करने का दो विकल्प है, दो ऑप्शन है। पहला, क्यों ना मैं यहां से शक्कर के अणु इधर ले आऊं, क्यों ना यहां देखो, यहां बहुत सारे शक्कर के अणु है, यानी कि विलय के अणु है। तो अगर मैं शक्कर के अणु थोड़े से इस तरफ ले आऊं तो एक समय ऐसा आएगा दोनों तरफ शक्कर के मॉलिक्यूल बराबर हो जाएंगे, तो दोनों तरफ पानी एक जैसा मीठा हो जाएगा, तो दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो जाएगा। यह था पहला विकल्प, लेकिन यह विकल्प संभव नहीं है, क्योंकि बीच में आपने जो पार्टीशन लिया है बेटा, उसमें इतने छोटे छोटे छेद है, इतने छोटे छोटे छेद है कि विलय यानी कि सॉल्यूट इधर नहीं आ सकता। ये जो सॉल्यूट है वो इस तरफ नहीं आ पाएगा क्योंकि छेद बहुत छोटे हैं। तो पहला विकल्प काम नहीं किया। अब बचा दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है, तो दूसरा विकल्प है बेटा पानी। पानी यानी कि विलायक, विलायक यानी कि पानी, जल। तो बेटा अब क्या होगा, अब पानी यहां से यहां भागेगा, पानी इस तरफ से इस तरफ जाएगा, तो बेटा अब क्या होगा, पानी उस तरफ जाएगा तो इस तरफ का देखो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अब तुम मुझे बताओ, इस तरफ पानी कम हो रहा है, यानी कि विलयन गाढ़ा होता जा रहा है। याद रखना हमारा टारगेट क्या है, इधर का विलयन और इधर का विलयन दोनों तरफ सांद्रता बराबर करना है, यानी कि दोनों तरफ के पानी को एक जैसा मीठा करना है। तो बेटा पानी अपने आप भाग रहा है, अपने आप भाग रहा है, तो इधर पानी का लेवल कम होगा जिससे पानी गाढ़ा होगा और मिठास जो पहले कम था वो बढ़ता जाएगा, यानी कि इस तरफ का सांद्रता जो पहले कम था अब वो बढ़ेगा, और इस तरफ पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, यानी कि विलयन फीका होता जा रहा है। तो जो विलयन पहले ज्यादा मीठा था अब वो कम मीठा होगा, यानी कि आयतन बढ़ने से, आपको पता होना चाहिए आयतन बढ़ने से सांद्रता कम होता है। तो बस बेटा क्या है, वो नियम याद है ना आपको, सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां आयतन कम हुआ तो सांद्रता बढ़ा, यहां आयतन बढ़ा तो सांद्रता कम हुआ। तो इससे अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि जिस विलयन का पहले सांद्रता कम था अब वो बढ़ रहा है, और जिस विलयन का सांद्रता ज्यादा था वो कम हो रहा है, और ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक, जब तक दोनों तरफ विलयन का सांद्रता एक जैसा ना हो जाए। तो आपने क्या देखा, यहां पर एक घटना हुई जो अपने आप शुरू हो गई। उसमें क्या हुआ, अपने आप पानी कम सांद्रता वाले विलयन से ज्यादा की तरफ गया। हमेशा याद रखना, हमेशा पहली बात पानी ही मूव करेगा, और दूसरा कहां से कहां, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ। इसी घटना को बोलते हैं बेटा परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। हमेशा पानी मूव करेगा, कहां से कहां, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक दोनों तरफ का विलयन एक जैसा सांद्रता वाला ना हो जाए। तो अब बताइए, विलय मूव कर सकता है क्या शक्कर के अणु मूव कर सकते थे? नहीं, क्योंकि बीच में आपने जो पार्टीशन लिया है उसमें इतने छोटे छेद है कि शक्कर के अणु पार नहीं हो पाए। इस तरह के पार्टीशन को आप कहते हैं बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली। आपने बोला अर्धपारगम्य, यानी कि आधा पार करने का क्षमता। तो ये जो बीच में पार्टीशन लिया है ना बेटा, वो शक्कर के अणुओं को पार होने का
परमिशन, यानी कि परमिशन जो है परमिशन जो है वो नहीं दे रहा है। ये जो बीच में पार्टीशन लिए हो वो शक्कर के अणुओं को पार होने का परमिशन नहीं दे रहा। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कई बार तो कई शब्द हिंदी में फटाक से दिमाग में आता नहीं है। ओके तो मैंने कहा कि कई बच्चों को यह डाउट होता है कि क्या मूव करता है, विले की विलायक। तो क्लियर है बेटा, विले मूव नहीं कर सकता, शक्कर मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बीच में जो पार्टीशन है उसमें छेद इतने छोटे हैं कि विले मूव नहीं कर सकता। अब बचा दूसरा विलायक, तो कौन मूव करेगा? हमेशा विलायक। कहां से कहां? लो से हाई। लो से हाई क्यों? ताकि दोनों तरफ का सांद्रता एक जैसा हो सके। तो चलिए आखिरी बार रिपीट करता हूं, जब भी दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन टकराएंगे, जब भी दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन टकराएंगे तो हमेशा पानी कम सांद्र विलयन से ज्यादा सांद्र विलयन तरफ जाएगा। और इसी घटना को बोलते हैं बेटा परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस। और ऐसा कब तक होता है? जब तक दोनों तरफ का जो सांद्रता है वो एक जैसा ना हो जाए। ठीक है, अब ये तो हो गया परासरण। अब बात करते हैं परासरण दाब क्या होता है। अब बात करते हैं बेटा परासरण दाब क्या होता है। तो अब यहां देखना, पानी अपने आप मूव कर रहा है। गौर सुनना, पानी अपने आप जा रहा है, यानी कि परासरण चल रहा है। परासरण चल रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि परासरण रुक जाएगा। पानी का जो गति है, पानी का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, मुझे पता है। पर मैं चाहता हूं कि इस घटना को मैं रोकूं। मैं चाहता हूं इस घटना को मैं रोकूं। मैं परासरण को रोकने जा रहा हूं, मैं परासरण को रोकने जा रहा हूं। कैसे करूंगा उसके लिए? जानते बेटा मैंने क्या किया? मैंने ना यहां पर ना एक पिस्टन लगा दिया। ये देखिए, मैंने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन के माध्यम से अब मैं इधर दाब लगाऊंगा, यानी कि प्रेशर लगाऊंगा। तुम बताओ, पानी जो इस तरफ जा रहा है, बेटा उसके गति के विरुद्ध मैंने दाब लगाया, प्रेशर लगाया। तो जब भी पानी जिस दिशा में जा रहा हो उसके विरुद्ध अगर आपने दाब लगाया तो पानी मूव करना बंद कर देगा, यानी कि परासरण रुक जाएगा। तो गौर सुनना, वह दाब जो परासरण को रोक दे, वह दाब जो जल के गति को रोक दे, कहलाता है बेटा परासरण दाब, कहलाता है परासरण दाब। ये देखो यहां पर मैंने लिखा है परासरण दाब किसे कहते हैं। मैंने साफ लिखा है कि वह दाब जो परासरण को रोक दे, पानी के गति को रोक दे, उसे कहते हैं बेटा हम परासरण दाब। अब कई लोग सोच रहे होंगे क्यों रोके? वो तो कभी न कभी अपने आप रुक ही जाएगा, कभी न कभी परासरण तो अपने आप रुक जाएगा, पर जबरदस्ती क्यों? हम क्यों रोक रहे हैं इसको, मैं बताऊंगा। परासरण दाब का बेटा अनुप्रयोग हमारे आम जीवन में कई जगहों पे होता है। परासरण का अनुप्रयोग भी हमारे जीवन में है और परासरण दाब का भी अनुप्रयोग हमारे जीवन में है। तो परासरण कहां कहां होता है हमारे नॉर्मल लाइफ में, ये तो मैं बताऊंगा ही, पर परासरण दाब क्यों देना पड़ा, परासरण क्यों रोकना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये परासरण का डेफिनेशन था, परासरण दाब का डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं। तब तक आपके थोड़े कमेंट पढ़ लूं, क्या बोल रहे हैं आप। बेटा न्यूमेरिकल अगले क्लास में होगा। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अम्लवन और परासरण दाब, तीनों के न्यूमेरिकल एक साथ होंगे, जस्ट अगले क्लास में होने वाला है वो, चिंता ना करें आप। सुजीत आप नए बच्चे हो तो बेटा आप पुराने सारे वीडियोस देख लीजिए। मंजीत पिस्टल क्या है? अरे पिस्टल मतलब पिस्टन, जैसे वो हवा भरने वाला पंप होता है ना, हवा भरने वाला पंप, उसमें ऐसे लगे रहता है ना वो पिस्टन, ऐसा कुछ है वो। हाँ बेटा, क्लास 12th में न्यूमेरिकल आता है ना, बिल्कुल आता है भाई। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आएंगे बोर्ड एग्जाम में। वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है बेटा, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करो, फिर आ जाएगा। ओके चलो कहानी आगे बढ़ाएं। तो अभी अभी मैंने आप लोग को, आदित्य राज थोड़ा नेटवर्क में आओ बेटा, हमारा वीडियो क्लियर है हमारे तरफ से।
इस चैप्टर में कितने टॉपिक बचे हैं। इसके बाद एक अणु संख्या गुण और है, फिर असामान्य द्रव्यमान है, वेंट ऑफ मैटर, मतलब 3-4 क्लास और बचे हैं, फिर 1-2 क्लास न्यूमेरिकल लग जाएगा। बेटा 12वीं में बड़े बड़े चैप्टर है। अच्छा, मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ, हालांकि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल मई से मेरी क्लासेस सुबह होंगी, अभी जब तक छुट्टी चलेंगी, और सुबह हम लोग हर दिन क्लास लगाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सुबह हम लोग हर दिन क्लास लगाएंगे ताकि गर्मी भर में अधिक से अधिक सिलेबस हमारा हो सके। ठीक है, तो अभी आप चिंता ना करें, आपको ये बताया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि परासरण दाब क्या होता है। पहले हमने समझा परासरण क्या होता है, फिर अभी हमने समझा परासरण दाब क्या होता है। अब चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये बताओ जब तुमने प्रेशर लगाया तो ऑस्मोसिस रुक गया। गौर से सुनना, जब मैंने प्रेशर लगाया तो पानी इस तरफ जाना बंद कर दिया, अब तुम मुझे बताओ, अगर अब मैं और ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा, यहां पर अगर मैं और ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा, परासरण दाब से भी ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा, तो अगर मैं यहां और ज्यादा प्रेशर लगाया तो क्या होगा, बताएंगे मेरे को? बताएंगे? अगर मैं यहां और ज्यादा प्रेशर लगा दूं क्या होगा? राहुल सही जवाब बेटा, उल्टा परासरण उल्टा परासरण, सही बात है। अरे क्या लिख रहे हो, ब्लास्ट हो जाएगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ और होने वाला है। और उल्टा एकदम सही बात है, अगर मैं दाब लगाता हूं तो पानी का मूवमेंट रुक जाएगा। अगर मैं ज्यादा दाब लगा दिया तो पानी उल्टा भागेगा, पानी इस तरफ से इस तरफ भागेगा। अब पानी उल्टा भागेगा तो इसको बोलते हैं बेटा, ये क्या था? परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस। ये क्या था? ऑस्मोसिस। अभी तक क्या हो रहा था? ऑस्मोसिस। अब आप यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो जब आप ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो पानी उल्टे दिशा में जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने कहा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोला मैंने? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ प्यूरिफायर का पानी पिए हो ना, है जी? आप देखना टीवी में विज्ञापन आता है, आरओ प्यूरिफायर का ही पानी पिए। तो बताओ, आपने शब्द सुना है ना बेटा, आरओ प्यूरिफायर। तो पानी पीने के लिए जब हम आरओ प्यूरिफायर यूज करते हैं तो उस आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, है जी? आरओ का मतलब होता है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि आपके घर में वो जो आरओ प्यूरिफायर है ना, तो बेटा वो आरओ प्यूरिफायर में जो आरओ शब्द है उसका मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। यानी कि जो आरओ प्यूरिफायर्स होते हैं उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस काम कर रहा है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो यहां मैं लिख के लाया था आपके लिए, मेरे पास स्पेस कम था, थोड़ा सा दिखा दूं। ये देखो बेटा, यहां मैं विपरीत परासरण कहते हैं उसको विपरीत परासरण कहा जाता है। ठीक है, तो अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलो एक बार मैं दोबारा यहां पर कहानी में वापस आता हूं कि आखिर एक मिनट हाँ जी, तो आखिर आरओ प्यूरिफायर कैसे काम करता है? चलो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां देखना, चलो एक आरओ प्यूरिफायर बना लेते हैं। बेटा आरओ प्यूरिफायर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आपने देखा था। ये देखो, मान लो कि मैं यहां पर एक आरओ प्यूरिफायर आपके लिए बना रहा हूं। अच्छा, आपको पता है बेटा, ये जो आरओ प्यूरिफायर होता है ना, ये बहुत ताकतवर होता है। ये जो आरओ प्यूरिफायर होता है ये बहुत ताकतवर होता है, इतना ताकतवर कि जो आरओ प्यूरिफायर होते हैं, आप इनमें कितना भी गंदा पानी डाल दो, आरओ प्यूरिफायर में आप कितना भी गंदा पानी डाल दो, वो आरओ प्यूरिफायर उसमें से पीने लायक पानी निकाल के आपको दे देगा। आरओ प्यूरिफायर इतना ताकतवर होता है कि आप इसके अंदर कितना भी गंदा पानी डाल दो, बेटा आरओ प्यूरिफायर आपके लिए उसके अंदर से पीने लायक पानी निकाल देगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं
कैसे बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। अच्छा, आपने आज से ना करीब 12-13 साल पहले की बात है, जब आरओ प्यूरीफायर शुरू मार्केट में आया था, तो ना टीवी में विज्ञापन आता था। एक विज्ञापन मुझे याद है, उस विज्ञापन में बोलता था 1 करोड़ चैलेंज। मुझे अभी भी याद है, 12-13 साल पहले की बात है, टीवी में एक विज्ञापन आता था। शुरू जब आरओ प्यूरीफायर आया था, तो उस विज्ञापन में दिखाता था 1 करोड़ चैलेंज, आप अपने घर से गंदा पानी लाइए, हम आपको पीने लायक पानी देंगे। ऐसा कुछ विज्ञापन था, 1 करोड़ चैलेंज। और उस विज्ञापन में दिखाता था कोई नाली से पानी ला रहा है, कोई नाले से पानी ला रहा है, कोई यहां से कोई यहां से। तो क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि गंदे से गंदा पानी के अंदर से भी वो पीने लायक पानी निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकता है। अब प्लीज, अब कोई करेगा नहीं ऐसा कि अब नाली के ये चेक करने के लिए, अच्छा सर ने ऐसा बोला था, कंफर्म करते हैं कि सर ने सही बोला है कि झूठ। तो उसके लिए भाई मैं जो बोल रहा हूं इसको सच या झूठ साबित करने के लिए आप नाली का पानी थोड़ी नहीं मिला दोगे उसके अंदर। पर मैं बता रहा हूं कि कभी ऐसा हुआ तो हाँ, आरओ प्यूरीफायर बहुत ताकतवर होता है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको सिखाता हूं। समझने के लिए एक काम करते हैं बेटा, जो समुद्री पानी होता है, जो समुद्र का पानी, जो समुद्र का पानी, उसमें खूब सारा नमक होता है, उसमें ढेर सारा नमक होता है। हम उस पानी को नहीं पी सकते। तो बेटा समुद्र के पानी से, चलिए अब मैं आपको पीने लायक पानी निकाल के दिखाता हूं। मान लो कि मैं यहां पर ले लेता हूं सी वाटर, यानी कि समुद्री पानी। अब आपको तो पता है बेटा, अगर मैं यहां से समुद्री पानी अंदर भेजूंगा तो समुद्री पानी में ढेर सारा नमक होता है, ढेर सारा नमक होता है। और इस तरफ नॉर्मल पानी है, मतलब या तो उसमें नमक नहीं होगा या नहीं के बराबर होगा, नहीं है, समझो। तो बेटा इस तरफ नमक पानी है, यानी कि इस तरफ सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इस तरफ नमक कम है यानी कि सांद्रता कम है, लो कंसंट्रेशन। अब सुनो, मैंने इस तरफ नमक वाला पानी डाल दिया, मैं जानता हूं इस पानी को नहीं पी सकता। अब सुना मेरी बात, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो अपने आप परासरण शुरू हो जाएगा। याद रखना, परासरण एक स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया है। यानी कि अपने आप होने वाला क्रिया है। अगर कुछ नहीं करोगे ना तो अपने आप पानी इधर जाएगा। इधर क्यों जाएगा? मैं बता चुका हूं कि पानी हमेशा कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ आता है। तो अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो पानी इस तरफ आएगा, लेकिन मैं कुछ करूंगा, क्या? यहां से प्रेशर देने वाला हूं। तो बेटा अगर मैं यहां से भयानक प्रेशर दूंगा, अगर मैं यहां से बहुत हाई प्रेशर दूंगा तो क्या होगा? पानी उल्टा भागेगा। किस तरफ? इस तरफ। पानी इधर जा रहा है तो बेटा नमक यहीं रह जाएगा, और नमक वाले पानी से मैंने पीने लायक पानी निकाल दिया। धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ेगा, देखो पानी के लेवल बढ़ रहा है। उसके बाद पानी यहां से बाहर आएगा। आप एक गिलास लीजिए, पानी को जमा कीजिए और पी लीजिए। तो इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस काम करता है। हम यहां पर बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। बेटा आपने कभी आरओ प्यूरीफायर देखा है? अगर आपके घर में लगा होगा या कहीं भी आप देखेंगे, देखना वो जो आरओ प्यूरीफायर होता है ना, वो ऐसा टाइप का दिखता है। उस आरओ प्यूरीफायर में ऊपर का हिस्सा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट है ना। ऊपर का हिस्सा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसमें ना अंदर में ना अजीब टाइप का मशीन दिखता होगा। आपने ध्यान दिया होगा, अंदर में ऐसा खूब सारा ऐसा वायर तार ऐसा फंसा दिखता है। तो आप अगर आरओ प्यूरीफायर देखेंगे तो बेटा आधा हिस्सा पारदर्शी होता है। उसको देखोगे ना तो अंदर आपको ना बहुत पेचीदे तंत्र सिस्टम दिखाई देगा। वो क्यों दिखाने के लिए है? अरे भाई आरओ प्यूरीफायर खरीद के लाऊंगा तो ऐसा अजीब टाइप का मशीन दिखेगा, तब तो मेरे को लगेगा ना कि हाँ इसमें मशीन लगा है, काम करेगा। सबको ढक दूंगा तो पता नहीं अंदर में क्या है, पता नहीं वो काम करेगा भी कि नहीं। तो वो पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो भाई अंदर मशीन लगा है, यानी कि काम करेगा, इसलिए इसको पारदर्शी बनाते हैं। हालांकि अंदर जो मशीन लगा होता है ना बेटा, वो बहुत ताकतवर होता है। ताकतवर मतलब
हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए, हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो क्या समझे, अगर ये आरओ प्यूरिफायर है तो इसमें लगा हुआ मशीन इतना हाई प्रेशर क्रिएट करता है कि यहां से पानी उल्टा भागता है। उल्टा भाग रहा है मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, और देखो गंदे पानी से मैंने पीने लायक पानी निकाल दिया। इस प्रकार आरओ प्यूरिफायर जो है वो, सर नहीं देखा हूं, तो देखो भी नहीं देखे हो, अब देखो दिखेगा आपको ऐसा। अब हो सकता है तुमने ऐसा आरओ प्यूरिफायर खरीदा होगा जो पूरा ढका हुआ है, आज खोल के देखना, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, अंदर खाली डिब्बा हुआ तो, दुकान वाले ने तुम्हें झूठ बोल दिया होगा तो आज जाके ना खोल के देखना, अंदर आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दिखाई देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनो मैं क्या बता रहा था कि मैंने कहा ये जो आरओ प्यूरिफायर होता है वो इतना ताकतवर होता है कि सारे के सारे सॉल्यूट यानी कि विले को यहां रोक देगा और सिर्फ पानी को इधर आने देगा, जिसके कारण आप पीने लायक पानी ले सकते हैं। अब एक करीब 4-5 साल पहले बेटा मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था। 4-5 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप आरओ प्यूरिफायर का पानी बहुत सालों तक पीते रहोगे तो आपका बॉडी प्रॉब्लम में आ सकता है। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर आप आरओ प्यूरिफायर का पानी बहुत सालों तक पियोगे तो आपका जो बॉडी है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। कैसे मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको पता है ये जो आरओ प्यूरिफायर होता है ना बेटा, ये इतना ताकतवर होता है कि पानी में जो जहरीले आयंस होते हैं, जहरीले आयंस यानी कि जैसे कि आर्सेनिक, लेड, हाँ जी, मर्क्यूरी, तो ध्यान सुनेंगे, पानी में जो हार्मफुल, जो नुकसानदायक आयंस होते हैं उसको ये रोक देता है। पानी में अगर जहरीले आयंस हैं तो उसके रोक देता है क्योंकि बहुत ताकतवर है। पर परेशानी क्या है कि बीच में आपने यहां जो पार्टीशन लिए है ना बेटा, बीच में यहां पर जो पार्टीशन है वो ये जज नहीं कर पाता कि जो आयन है वो हमारे बॉडी के लिए काम का है कि नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ये जो पार्टीशन है ये सबको रोकता है, चाहे वो बुरे आयंस हो या अच्छे आयंस हो। अब बेटा परेशानी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पानी में कुछ ऐसे आयन भी होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काम के हैं, जैसे कि बेटा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सब ऐसे आयन हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं। अब परेशानी क्या है, ये तो पहचान नहीं पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये क्या करेगा, खराब आयन को तो रोकेगा ही, अच्छे आयंस को भी रोकने लगता है। मतलब तुम ऐसा पानी पी रहे हो जिसमें वे आयंस नहीं है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। तो अब क्या करें, पीऊं कि नहीं पीऊं? अब क्या करें, इसे पीऊं कि नहीं पीऊं? तो जवाब है बेटा पी लेना चाहिए। जवाब है पी लेना चाहिए, क्योंकि पहला टारगेट है कि खराब आयंस हमारे बॉडी में ना जाएं, और दूसरा अगर ये मेरे बॉडी में नहीं जा रहे हैं तो दूसरे विकल्प है, आप ORS का घोल पी लो, या बहुत सारे आज हेल्थ ड्रिंक आते हैं, यहाँ तक कि हम जो सब्जियां खाते हैं, हम जो फल खाते हैं, उसके माध्यम से इन आयनों की कमी को पूरा आप कर सकते हो। पर एक बार अगर ये आपकी बॉडी में घुस गया, ज्यादा खर्चा भी उठा देगा। तो चिंता ना करें, अगर आपके बॉडी में ये सब आयंस की कमी हो जाएगी तो खान-पान से, अच्छे खान-पान से इसके कमियों को पूरा कर सकते हैं। पर ये अगर बॉडी में चला जाए तो सीधा आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और आपका तकलीफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये है, पी लेना चाहिए। चलो ठीक है। तो अब मैंने बताया परासरण क्या होता है, दूसरा बताया परासरण दाब क्या होता है, और तीसरा मैंने बताया कि विपरीत परासरण क्या होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं परासरण हमारे आम जीवन में कहां कहां देखने को मिलता है, परासरण के अनुप्रयोग क्या है। बस इतना याद रखना कि परासरण, गौर सुनो बेटा, जो परासरण होता है उसमें एक ही चीज होगा, पहला पानी मूव करेगा, कहां से कहां, पानी मूव करेगा कम सांद्रता वाले निकाय से ज्यादा सांद्रता वाले निकाय की तरफ। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब मैं आपको परासरण के प्रकार बता रहा हूं।
एक तो बच्चे बोलते हैं सर आप लिख के लाते नहीं हो, बस एक्सप्लेन करते हो, तो आप लोग के लिए ये सब लिख के लाता हूँ, पर एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस छोटा पड़ जाता है, फिर दूसरा पेज यूज़ करना पड़ता है, फिर स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट एक साथ दिखाते नहीं बनता। खैर ठीक है, ये जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ बेटा वही पुस्तक में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। हालांकि हम थोड़ा ज़्यादा ही बताते हैं, पर उसके बावजूद जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाता है, आप क्या किया करो, जैसे ही टीचर आपको कुछ पढ़ाता है उसी दिन आप रात में थोड़ा सा पुस्तक से पढ़ लो, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप एकदम बाध्य मत रहो कि कोई हमको नोट्स देगा तभी हमारा काम चलेगा, कोई हमको लिख के देगा तभी हमारा काम चलेगा। आप बस सुनो बेटा, कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, खुद से नोट्स बनाना सीखो। हम तो देंगे ही, ऐसी बात नहीं है, फिर आप पूछोगे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। इस चैप्टर का नोट्स अभी अपलोड नहीं हुआ है, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ बेटा, आप ना बस सीखो कि आपको क्या बताया जा रहा है और खुद से नोट्स बनाओ। एक बार अगर आपने खुद से नोट्स बना लिया ना, वो आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में वो बहुत कारगर साबित होगा। पर आपके पास समय कहाँ है, पढ़ने के अलावा और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं आपको। करेक्ट, समय निकालिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, हम तो साथ हैं ही बेटा। चलिए, तो अब मैं आपको परासरण के उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना, मैंने ना एक बर्तन ले लिया बेटा, एक बर्तन ले लिया। इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया और इसके अंदर जानते हैं मैंने क्या ले लिया बेटा, इसके अंदर मैंने ले लिया किशमिश। ये देखो किशमिश, जिसे बोलते हैं बेटा रेजिन यानी किशमिश। अब सबको पता है कि किशमिश बहुत मीठा होता है, पर पानी उतना मीठा नहीं होता। यानी कि किशमिश में जो पानी है वो बहुत मीठा है, यानी किशमिश है हाई कंसंट्रेशन में, और बाहर का पानी मीठा नहीं है, यानी बाहर का पानी है लो कंसंट्रेशन में, यानी कम सांद्रता में। और मैंने अभी आपको बताया था, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन टकराते हैं तो पानी अपने आप कम सांद्रता से ज्यादा की तरफ जाने लगता है। तो बताओ अब क्या होगा, अब अपने आप पानी कम सांद्रता से ज्यादा की तरफ जाएगा, यानी पानी किशमिश के अंदर जाएगा, किशमिश फूल जाएगा। इस घटना को बोलते हैं बेटा हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग अंतःपरासरण, यानी इसको बोलते हैं हम लोग एंडोऑस्मोसिस। जब पानी किसी निकाय के, किसी सिस्टम के अंदर जाए, इसे बोलते हैं बेटा एंडोऑस्मोसिस, यानी कि अंतःपरासरण। अच्छा, एक उदाहरण और देखो जी। ये देखो, मैंने ना एक बर्तन ले लिया। इस बर्तन के अंदर मैंने पानी ले लिया और इस बार जानते हो मैंने अंदर क्या लिया है, अंगूर। इस बार मैंने अंदर में अंगूर लिया हुआ है। और बाहर जो पानी है बेटा, बाहर के पानी में मैंने ढेर सारा शक्कर घोल दिया है, यानी कि बाहर का जो पानी है वो बहुत मीठा है, अंगूर से भी ज्यादा मीठा। यानी कि इस बार बाहर है हाई कंसंट्रेशन और अंगूर पानी के मुकाबले कम मीठा हो गया, यानी कि ये है बेटा कम कंसंट्रेशन। और मैंने क्या बताया था, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले निकाय आपस में टकराते हैं तो पानी अपने आप कहां से कहां जाता है, कम सांद्रता से ज्यादा की तरफ। यानी कि इस बार पानी उल्टा होगा, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो जब भी पानी किसी निकाय से बाहर निकले तो इसे बोलते हैं बेटा बाह्य परासरण, यानी कि हाँ ठीक तो है एक्सो ऑस्मोसिस, यानी कि पानी का बाहर जाना। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपको दो अलग अलग सांद्र वाले जो सिस्टम है, जब वो टकराते हैं तो पानी का मूवमेंट अपने आप किसी एक दिशा से दूसरे की तरफ चला जाता दिखाई देगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं थोड़ा पानी पी लूं और आपके कमेंट थोड़ा देख लूं। प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। बेटा आप पूछ रहे हो कि जब अंदर ही अंदर सब कुछ हो जा रहा है तो फिर उसको अंतः कैसे बोले। आपने कक्षा 11वीं में ऊष्मा गतिकी चैप्टर पढ़े हो, क्या पढ़े हो? सिस्टम किसको बोलते हैं, याद है? निकाय। तो इसमें हमको ना किसी एक चीज को निकाय बनाना होता है, यानी कि सिस्टम बनाना होता है। मैंने अंगूर को और किशमिश को निकाय बनाया हुआ है, ठीक है।
किशमिश कैसे बनाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। पता है, अभी एक बच्चे ने पूछा किशमिश कैसे बनाते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अंगूर को सुखा देने से किशमिश बन जाता होगा। ना ना, इल्ले नहीं बनता। अगर आप अंगूर को सिर्फ सुखा दोगे तो उससे किशमिश नहीं बनता। आप देखना, कभी कभी आप जब अंगूर खरीद के लाते हो तो उसमें एक दो ना सूखे वाले अंगूर रहते हैं, मतलब वो सूखने वाला रहता है, उसको रख देना, वो किशमिश नहीं बनेगा। जानते हो किशमिश कैसे बनता है? ऐसे। कैसे बताता हूं। हम क्या करते हैं, अंगूर को पानी में डाल देते हैं, ऐसे पानी में जिसमें खूब सारा नमक होता है, शक्कर नहीं होता, खूब सारा नमक होता है। तो पानी में अगर खूब सारा नमक रहेगा, उसमें अंगूर को डालोगे तो बेटा अंगूर के तुलना में पानी ज्यादा सांद्र है। अब सांद्रता चेक करते समय यह जरूरी थोड़ी है कि इसमें भी अंगूर हो, सॉरी इसमें भी शक्कर हो, इसमें भी शक्कर हो, ऐसा नहीं है। एक में शक्कर है तो एक में नमक हो सकता है। तो अंगूर को पहले हम कुछ समय के लिए ज्यादा सांद्र विलयन में डुबाते हैं, यानी कि नमक वाले पानी में डुबाते हैं, जिससे अंगूर श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? अंगूर के अंदर से पानी निकल जाता है, वो सिकुड़ जाता है। उसके बाद उसको सुखाते हैं और फिर वो बनता है बेटा किशमिश, फिर वो बनता है किशमिश। करेक्ट? ओके, किशमिश बनाया भी है, ठीक है, कभी भिजवाइए हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी आपने देखा कि क्या होता है परासरण, फिर आपने देखा परासरण दाब क्या होता है, बाह्य परासरण और अंतः परासरण क्या होता है ये। अब चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेन टॉपिक है परासरण दाब। हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा वो है परासरण दाब। तो यहां पर अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि इस एग्जांपल में जब मैंने प्रेशर दिया तो परासरण रुक गया था। अब मैंने कितना प्रेशर दिया उसको चेक करने के लिए आप यहां पर ना ऐसा आप बैरोमीटर लगा सकते हो बेटा। ये देखो, आप यहां बैरोमीटर लगा सकते हो। किसको बोलते हैं? बैरोमीटर। दाब ज्ञात करने के लिए, यानी प्रेशर पता करने के लिए हम बैरोमीटर लगाते हैं। तो आप यहां से ना बैरोमीटर लगा दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने कितना दाब लगाया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या परासरण दाब भी अणु संख्यक गुण है जी? भूलेंगे नहीं बेटा, अभी आप अणु संख्यक गुण पढ़ रहे हैं, अभी आप अणु संख्यक गुण पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। और अणु संख्यक गुण क्या होता है? वे गुण जो मिलाए गए सॉल्यूट के मात्रा पर निर्भर करते हैं। वे गुण जो मिलाए गए विलय के मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसे बोलते हैं बेटा अणु संख्यक गुण। तो हमने देखा था कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, हां ये अणु संख्यक गुण तो थे, पर अब प्रश्न है कि क्या परासरण दाब भी अणु संख्यक गुण है? मतलब क्या यह भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है? हां करता है। कैसे बेटा? इस तरफ विलय कम था, इस तरफ विलय ज्यादा था, तो पानी इधर आ रहा है। गौर सुनना, पानी इस तरफ आ रहा है क्योंकि आपने इस तरफ विलय ज्यादा लिया हुआ है, तो पानी यहां आ रहा है। और पानी को रोकने के लिए ही तो आप प्रेशर लगा रहे हो, तो बेटा अगर आप इधर और ज्यादा मात्रा में, अगर आप यहां और ज्यादा मात्रा में विलय लोगे, यानी कि विलय की मात्रा बढ़ाओगे, विलय के अणुओं की मात्रा बढ़ाओगे, तो बेटा अब पानी और ज्यादा स्ट्रांगली मूव करेगा, पानी और ज्यादा ताकत से इधर मूव करेगा। तो उसको रोकने के लिए प्रेशर भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या समझे? प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा, वो अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसको अणु संख्या गुण कहते हैं। तो हां जी, परासरण दाब एक अणु संख्या गुण है। अब प्रश्न ये उठता है, इसकी गणना कैसे होती है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बेटा परासरण दाब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो ये है। अच्छा मैं पहले बता दूं बेटा, परासरण दाब को हम पाई से दर्शाते हैं, पाई से। और परासरण दाब कैलकुलेट करने का सूत्र है पाई इक्वल टू CRT। एक और सूत्र है पाई इक्वल टू
विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान RT/V। तो ये दो सूत्र हैं जिसके माध्यम से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, परासरण दाब। और इस सूत्र में R क्या है, आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा है। R होता है बेटा गैस कांस्टेंट, जिसका कितना वैल्यू होता है, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो ये देखिए, इन दोनों सूत्रों का हम समय के साथ साथ उपयोग करेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। एक बच्चा पूछ रहा है 8.3, हाँ वो भी होता है, 8.3 भी होता है, पर यहां पर 8.3 नहीं होगा। क्यों, बताता हूं मैं आपको। RT क्या है बेटा, R गैस कांस्टेंट है और T तापमान है, T तापमान है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा, नेक्स्ट चैप्टर होगा वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राहुल, नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सी क्या है, सी सांद्रता है। अरे भाई, आप कक्षा 12वीं में हो, ठीक है, आपका पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है, आप पूछ सकते हो सी क्या है, टी क्या है। पर आपने नोटिस किया है केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में जब जब टी लिखा जाता है तो तापमान ही होता है, सी लिखा जाता है तो वो सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। ओके। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आर का मान तो 8.314 होता है, आपने 0.0821 क्यों लिख दिया। मैं आपको बताता हूं बेटा, अगर आप क्लास 11th पढ़े हो अच्छे से तो आपको याद होगा, आर का जो मान है वो आपने 8.314 पढ़ा है कक्षा 11वीं में, और अभी बता रहा हूं कि आर का मान 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन होता है। बेटा आर के दो वैल्यू होते हैं, पर कब कब कौन सा वैल्यू यूज करते हैं, सुन लो जरा। जब आप ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ोगे, ऊर्जा यानी कि एनर्जी या फिर हीट, तो जब हम ऊर्जा या ऊष्मा से संबंधित चैप्टर पढ़ते हैं तो ये वाला वैल्यू लेते हैं। क्योंकि ऊर्जा और ऊष्मा का इकाई क्या होता है बेटा, इकाई होता है जूल। ऊष्मा और ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल। अब होता यह है कि असल में आर यही होता है, असल में आर ये होता है, पर इसमें आर की इकाई क्या है, लीटर एटीएम। आर की इकाई क्या है, लीटर एटीएम। और मैं आपको बता दूं 1 लीटर एटीएम होता है बेटा 101.3 जूल के बराबर। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप इस ऊपर वाले आर में 0.0821 बेटा, अगर आप लीटर एटीएम को हटाना चाहते हो और जूल लाना चाहते हो तो इसमें गुणा कर दो 101.3, तो लीटर एटीएम हट जाएगा, जूल बन जाएगा, और इसको गुणा करते ही यही मान आएगा। तो असल में आर का वैल्यू इतना ही रहता है, पर लीटर एटीएम को हटा के जूल के रूप में जब लेते हैं तो इस फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो जूल बन जाता है बेटा। तो इस चैप्टर में अभी आप क्या पढ़ रहे हो, विलयन। अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। और आपने देखा है इस चैप्टर में हम दाब के बारे में बात करते हैं, आयतन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जब हम दाब और आयतन के बारे में बात करते हैं तो आर का ये वैल्यू होगा, और जब ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो ये वैल्यू होगा। और क्या, तो इस चैप्टर में हमने एक बार भी ऊर्जा के बारे में पढ़ा है नहीं, हम बार बार आयतन बोलते हैं, दाब बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जूल तो ले नहीं सकते, इसलिए आर का ये वाला वैल्यू हमको उपयोग में लाना पड़ता है। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जी। एक बच्चे ने कमेंट किया है, पढ़ लो नहीं तो पछताओगे। एकदम सही बात है बेटा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आखिर तक करेंगे। आप हमारा साथ दो, रिजल्ट सच में बहुत अच्छा आएगा। तो आप यहां बस पढ़िए आकर के।
चलिए, तो अभी आपने सिर्फ ये सीखा कि परासरण क्या होता है, और परासरण दाब जो है उसको उसकी गणना के लिए हम सूत्र कौन से यूज करेंगे। पर अभी भी आपको याद होगा, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, अभी तक हम इसके न्यूमेरिकल नहीं बनाए हैं। एक उदाहरण मैंने बताया था, पर न्यूमेरिकल अब तक हमने नहीं बनाया है। तो अगले क्लास में हम इन तीनों टॉपिक के एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज क्लास भी तय करते हैं। अगले क्लास में क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, तीनों टॉपिक के एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो फिर पढ़ते रहिए, पढ़ के आइएगा, मजा आएगा अगले क्लास में जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बेटा अगले क्लास में। गुड लक।